दोस्तों नमस्कार। भूगोल में खासकर भारत का भूगोल का ये चौथा वीडियो। इससे पूर्व आपके पास 3 वीडियो पहुंचा, आपने देखा भी, ये 4th वीडियो। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत में वीडियो, ये भूगोल का चौथा वीडियो। तो हम लोग आज जहाँ से पीछे छोड़े थे उसी से आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। तो कहाँ है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? मांडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1974 में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? कर्नाटक में। 1974 में स्थापित किया गया था। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र मेघालय में अवस्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर वन्यजीव विहार राजस्थान में स्थित है, ठीक है। फिर कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश कुछ वन्यजीव अभयारण्य है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन है, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य? कोरिंग, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना में कौन है? तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नर सानी। इसके बाद बिहार में कौन कौन सा है वन्यजीव अभयारण्य? तो बरेला झील वर्तमान में सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार, भीम बांध गौतम बुद्ध, कांवर झील कैमूर वाल्मीकि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में क्या है? एक है मात्र सुखना झील। छत्तीसगढ़ में अचान कमार सीता नदी। गोवा में भगवान महावीर। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग, डैम झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में होकेरसर, सूरीनसर, मानसर। लद्दाख में चांगथाल, शीत मरुस्थल, काराकोरम। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचांची। कर्नाटक में डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। केरल में थड़ेक्कड़, इडुक्की, नैयार, परम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकोम। इसके बाद इधर भी कुछ है,
मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय, चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन, घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसाड, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेला घाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहंडाला। उड़ीसा में भितरीकनिका, चिल्का, गहिरमाथा मेरिन, नंदनकानन, सतकोसिया, गौर्ज, सिमलीपाल। पंजाब में हरिके झील। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय, चंबल, वन विहार। तमिलनाडु में कोडाईकनाल, नलई पॉइंट, केलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी और वेदाथंगल। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय, चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी बिहार। दिल्ली में ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, शेष, आर्किड। असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, लवोखोवा। मिजोरम में दम्पा, थोरांटगला, थोरांटलाग। सिक्किम में किताम्ब, पोंगोलखा। त्रिपुरा में गुमटी, सेपाहीजला। नागालैंड फकीम, रंगपहर, पुली वर्जे। उत्तराखंड में केदारनाथ। ये सारे के सारे वन्य पक्षी अभ्यारण्य है। सब याद नहीं करना है, कुछ कुछ याद करना है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? पिंजौर, हरियाणा में। जबकि दूसरा राजभटखावा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा राजभटखावा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पहला कहाँ? पिंजौर, ध्यान रखेंगे। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर। दूसरा राजभटखावा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ बातें फिर हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? मयूरभंज में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरिया साइरस के लिए प्रसिद्ध है। वे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान में है। यहाँ पर साइबेरिया से सारस नाम का पक्षी आती है और इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया? 2011 से 2020 तक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दशक घोषित किया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेग पाया जाता है वह है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण पर। ठीक है, शेर के पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल में। ठीक है, शेर की पूंछ वाला मकाऊ। फिर इसके बाद मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई कर्नाटक और केरल राज्य के सीमाओं पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ, मणिपुर में। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है, नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विश्व में एकमात्र, ध्यान रखेंगे भारत में विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ, मणिपुर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस दे रखा हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च
अर्थर आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। इसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है। इसके बाद इधर है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ये क्वेश्चन बीपीएससी TRE 2 में पूछा हुआ है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1977 में स्थापित किया गया। विश्व प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? तो गिर वन गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, नेचर हैबिटेट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है। नेक्स्ट चीज़ है हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य के पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान किया गया है? तो उनकी संख्या 12 है। ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। ठीक है। कितनी है? 18 है। इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि और संरक्षण करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे रामसर स्थल दिया हुआ है। रामसर स्थल का मतलब है वैसा स्थल जो आर्द्र भूमि है। ठीक है। जो आर्द्र भूमि है, दलदली भूमि है। ठीक है। रामसर एक ईरान में एक जगह है रामसर। उसी वहाँ पर एक आयोजन हुआ था जहाँ पर कहा गया था कि आर्द्र भूमि दलदली भूमि को बचाना है। उसी तरह उस सम्मेलन के नाम से ही भारत में भी बहुत सारे ऐसे रामसर स्थलों को बचाना है, यानी दलदली भूमि बचाना है। तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 75 है। कौन राज्य में कितना है ये आपको देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है उनकी संख्या 10 लिखा हुआ है। अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक, समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीथम झील, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगर हम इधर चलते हैं हिमाचल में, देख लीजिए। हिमाचल में 3 नाम दे रखा हुआ है, रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि और पोंग बांध झील। रामसर स्थल को ही आर्द्र भूमि या आप दलदली स्थल का। लद्दाख में एक है तवोकार आर्द्र भूमि। ठीक है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए 6 दे रखा हुआ है, बुलर झील, हकेसर आर्द्र भूमि, सुनिसर मानसर झील, तवो मोरिरी झील
हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षित रिजर्व, सालबुल आर्द्र भूमि संरक्षित रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमको पंजाब मिलता है, और पंजाब में 6 नाम दे रखा हो: ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरिके झील, नागल वन्य जीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील, केशवपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ देखिए उत्तराखंड दे रखा हुआ है। उत्तराखंड में एकमात्र आर्द्र भूमि आसन आर्द्र भूमि। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एकमात्र आर्द्र भूमि, और वो भी आर्द्र भूमि क्या है? कांवर झील। ठीक है, बिहार में एकमात्र आर्द्र भूमि वो कांवर झील। असम में एकमात्र आर्द्र भूमि दीपोर बिल। ठीक है, दीपोर बिल। इसके बाद मणिपुर में एकमात्र आर्द्र भूमि वो आपके पास है लोकटक झील। ठीक है, मिजोरम में एकमात्र पाला आर्द्र भूमि, त्रिपुरा में रुद्र सागर एकमात्र आर्द्र भूमि। ठीक है, और इधर हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल देखते हैं तो पूर्वी आर्द्र भूमि सुंदरबन आर्द्र भूमि। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखिए 6 नाम दे रखा हुआ है। 6 नाम कौन कौन सा है? तो भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, सतकोशिया गज, टम्पारा झील, अनुसुपा झील और हीराकुंड झील। आंध्र प्रदेश में एकमात्र है कोलेरू झील। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोज आर्द्र भूमि, सांख्या सागर, सिरपुर आर्द्र भूमि और यशवंत सागर। ठीक है, इधर चलते हैं हरियाणा के पास, तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में 2 है, सांभर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार। गुजरात में कुछ 3 है, यहाँ 4 है यहाँ पर भी, तो बांधावन आर्द्र भूमि, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र गोवा की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा की बात कर रहे हैं, साथ में कर्नाटक भी है, तो नंदूर, मद महेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक। गोवा में नंदा झील, कर्नाटक में एकमात्र रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। केरल की बात करें तो केरल में 3 है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुडी आर्द्र भूमि और सस्टम कोट्टा झील। ठीक है, ये इतना है। जब यहाँ पर हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु में बहुत सारे यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, इतना ढेर तमिलनाडु में आर्द्र भूमि है, जिसमें से पॉइंट कलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई दलदली भूमि, पिचावरम मैंग्रोव वन, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेमनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रमगुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आर्द्र भूमि का मतलब रामसर भूमि का मतलब ही समझेंगे कि वैसे भूमि जो आर्द्र भूमि या दलदली भूमि है। तो भारत में कुल संख्या कितनी है? 75 है, और सबसे अधिक संख्या दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु में, सेकंड है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन राज्य में है और कब कब इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 1986 में नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक राज्य में है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। 1988 में नंदा देवी उत्तराखंड, 1988 में नौकरेक मेघालय, 1989 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, 1989 में सुंदरबन पश्चिम बंगाल, 1989 में ही मानस असम,
1989 में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा, 1997 में डिब्रू सेखोवा असम, 1999 में दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 2000 में कंचनजंगा सिक्किम, 2001 में अगस्तमलाई तमिलनाडु केरल, 2005 में अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 2008 में कच्छ का रण गुजरात, 2009 में कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, 2010 में शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या था, ये भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। ध्यान रखेंगे ये 18 जैवमंडल भारत में, ध्यान रखेंगे 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। उनका सब नाम था, कब स्थापना हुई और कौन सा राज्य में कौन जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजना है। ठीक है, जो वन्य जीव को संरक्षण देने के लिए बहुत सारी परियोजना लेके आया गया था। वो परियोजना कब लाया गया था और क्यों लाया गया था। पहला परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना, 1970 में लाया गया था। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है गिर सिंह परियोजना, 1972 में लाया। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुई। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाया जाता है। इसके बाद बाघ परियोजना लाया गया 1973 में। बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। इसके बाद 4 में देख रहे कछुआ संरक्षण योजना 1975 में। उड़ीसा के भीतरी गांव में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। तो कछुआ संरक्षण क्षेत्र उड़ीसा के भीतरकनिका में मिलता है, वहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, इसके बाद 5वां में है घड़ियाल प्रजनन योजना 1975 में। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में उड़ीसा में यह परियोजना प्रारंभ की। इस योजना का विस्तार कुकरेल यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी किया गया। तो किसकी बात था, घड़ियाल परियोजना के बारे में। फिर थमीन मिर्ग परियोजना 1977 में किया गया। थमीन मिर्ग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। इसके बाद 7वां में गेंडा परियोजना 1987 में। एक सींग वाले गेंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल के जालदापारा अभ्यारण्य गेंडा की प्रमुख शरण स्थली है। इसके बाद हाथी परियोजना लेकर आया 1992 में। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हाथी के लिए भी योजना चलाया गया। लाल पांडा योजना विश्व प्राकृतिक निधि से सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। और अंत में है गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। तीव्रता से लुप्त होते गिद्ध को बचाना। गिद्ध की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनोक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। ठीक है, तो गिद्ध क्यों मर जा रहा है, तो इसलिए मर जा रहा है कि एक दवा पशुओं को दिया जाता है डाइक्लोफेनोक। ये दवा देने के बावजूद पशु मर जाता है और मरने के बाद जब पशु को कहीं पर फेंक देता है तो गिद्ध उसे खा जाता है और गिद्ध इसको खाने के बाद ये दवा का असर
उस पशु के शरीर में भी रहता है, मरने के बावजूद भी रहता है। जब वो पशु मरने के बाद उसका मांस को गीद खाता है तो गीद को इस दवा का असर हो जाता है, उसका किडनी खराब या लीवर खराब हो जाता है, इस वजह से गिद्ध मर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस दवा को अब बैन कर दिया गया है, डाइक्लोनोफेनॉक को। ठीक है, अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए क्योंकि गिद्ध का मरना इस दवा का मेन कारण है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नीचे दिया गया, परवाल भित्ति 60-70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे वो कम तापमान क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर ऐसा तापमान होता है कि 20 से 21 डिग्री तापमान क्षेत्र में जहाँ पे कम लवणीय जल होता है, और वहाँ पे पाया जाता है परवाल भित्ति, जहाँ पर 60 से 70 मीटर गहरे मतलब स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ जल कहिए या कम लवणीय जल में, जहाँ का तापमान 20 से 21 डिग्री तापमान रहता है पानी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है आपका अपवाह तंत्र, यानी यहाँ पर हम लोग नदी के बारे में, मुख्यतः नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो अपवाही क्षेत्र, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है कि नदी कहाँ बह रही है, कितना दूर तक बह रही है, कितना बड़ा क्षेत्र से पानी को वो इकट्ठा कर रही है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन है? गंगा। ठीक है, सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से, तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती गुजरती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये गोमुख है। गोमुख जगह से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, इधर है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, ये सिंधु नदी बह रही है, इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थान पर है, यानी एक ही है। ठीक है, वो दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो कि भारत से बाहर में, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो आपका कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? तो वो गोमती नदी, जो पीलीभीत नामक जगह से हुई है। पीलीभीत एक उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, एक मैप है यहाँ पर, ठीक है, एक मैप है और ये बहुत सारी नदियों के बारे में यहाँ दे रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे बहुत सी नदियाँ हैं, तो इस मैप से बहुत कुछ जानकारी भी आपको हो जाएगी, कौन नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये मैप आप आराम से देख सकते हैं, ऊपर से आइएगा, आराम से देखिए। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग चलते हैं, फिर बहुत सारी नदियों के बारे में दे रखा हुआ है। ठीक है, दे रखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं उस नदी के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, वो नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, सहायक नदी कौन सा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगला है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
कहता है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है? तिब्बत में है। अभी भी बताएं आपको कि ये तिब्बत में है। नेक्स्ट बातें हैं कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ से निकलती है यमुना नदी? तो बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये आपकी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बातें और हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो हिमालयी क्षेत्र में चिनाब, रावी, सतलुज ये सब नदियां हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? तो वो कोसी नदी है, जो बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दामोदर नदी छोटानागपुर पठार के पलामू जिला से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, यानी रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है? वो उसका आंसर होगा दामोदर नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? वो आपका बेतवा नदी पर की गई है। ठीक है, भारत नदी प्रणाली को हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक है हिमालयी नदी पर तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, दो नदी तंत्र हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए, एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु की अपनी सहायक नदियाँ होगी, गंगा की अपनी सहायक नदियाँ होगी, ब्रह्मपुत्र की अपनी सहायक नदियाँ होगी, और ये तीनों नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालय से निकलती इसलिए हिमालय नदी तंत्र कहते हैं। कुछ नदियाँ हमारे पास ऐसा है जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है उसमें से क्या है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी है और पेन्नार है। और विंध्य श्रेणी जो नदी निकलती है वो है महानदी, नर्मदा और तापी। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम नदी को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रणाली में, जो कि एक हिमालय नदी है, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अब प्रायद्वीप नदियों को भी हम पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी में अलग कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? वो है आपका चिनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो समुद्र में गिरते समय नर्मदा और ताप्ती ज्वारनदमुख मुख, जिसे हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं, दो नदी हमारे पास ऐसी मुख्य दो नदियां हैं जो कि ये अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां ये है नर्मदा और तापी। भ्रंश घाटी का मतलब है दो पहाड़ों के बीच से नदियां निकल रही है, इसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये दो नदियां हमारे पास है, नर्मदा और तापी, जो कि उदाहरण स्वरूप मेरे पास है। जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये दोनों का दोनों एस्चुरी बनाती है। ठीक है, पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी होकर प्रवाहित होती है। यही वाली बात है कि नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है? तो ऊपर में विंध्यन पर्वत है, नीचे में सतपुड़ा पर्वत है, उसके बीच से निकल रही है। ठीक है, इसे भ्रंश घाटी होकर प्रवाहित होना कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां ये है नर्मदा और तापी, अरब सागर में गिरती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। एक चल जाती सोन उत्तर की तरफ और एक नर्मदा जो है वो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी किस दिशा में की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है? तो ये आपका ध्यान रखेंगे, अंतर्वाही या भूमि बंधित। ठीक है, भूमि बंधित या अंतर्वाही का मतलब हुआ
कि लूनी नदी एक ऐसा नदी राजस्थान में बहती है और ये नदी अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती है। ये किसी भी सागर में आकर या किसी नदी में जाकर मिलती नहीं है, ठीक है। ये कच्छ के रण के पास आकर अंदर ही अंदर समाप्त समाप्त हो जाती है। इसे हम अंतःप्रवाह नदी कहते हैं, यानी अंदर ही अंदर समाप्त हो जाने को हम अंतःप्रवाह नदी कहते हैं। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है, ठीक है। आगे है कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिला कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी सबसे लंबी कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी में गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, तापी 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो वो गोदावरी का है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो ये सबसे लंबी नदी अभी अपने देखा गोदावरी नदी, किसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। हंगरी किस नदी का सहायक नदी है? वो तुंगभद्रा का सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? वो कावेरी नदी करती है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी राज्यों से प्रवाहित होती है। 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सी नदियों का नाम दिया गया है और वो कहाँ से निकलती है इसके बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि ये इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदी सहायक नदी है, ये सब बातें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इनकी सहायक नदी कौन कौन सा है? तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, सिगार और गिलगित, ये सब का सब इनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सेकंड है सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है राकसताल, ठीक है, वहाँ से निकलती है। ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसका सहायक नदी के तौर पर है सिप्ती, वसपा और ब्यास। इसके बाद झेलम नदी है, शेषनाग झील से निकलती है। बरीनाग झरना कश्मीर के पास से निकलती है और ये त्रिमू के निकट चिनाब में जाकर मिल जाती है ये, ठीक है। इसकी सहायक नदी का नाम है किशनगंगा, लीदार, कारबेस और पुंछ। इसके बाद चिनाब नदी है, लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र और भागा से निकलती है और त्रिमू के निकट झेलम नदी से जाकर मिल जाती है। इसका सहायक नदी के तौर पर रावी, चंद्र, भागा। नेक्स्ट है रावी नदी, कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है, सहायक चिनाब। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हरिके के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। पार्वती, सैजम, तीर्थन, उड़हल, ये इनकी सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी है, केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और ग्वांदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस सहायक नदियाँ बहुत सारी, लेकिन कुछ नदी का नाम दे रखा हुआ है, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है और गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, इस सब की सहायक नदी है, ठीक है। गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश
के पीलीभीत जनपद से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है, और सई, जौमकई, बरना, गुच्छई, चूहा इनकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है घघरा नदी। ये घघरा नदी तिब्बत के माच ममचाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। राप्ती, सरदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। गंडक नदी है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और ये काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी प्रवाह की धारा 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में जाकर मिल जाती है। सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी इनकी सब सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वत के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। काली, सींध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिपरा, दूध नदी इनकी सहायक नदी है। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। धसना, बीना इनका सहायक नदी है। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश कैमूर पहाड़ी से निकलती है। चीला, बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। कायन, सोनार, उर्मिल सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा में आकर मिल जाती है। महानदी घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली इनकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी, छोटानागपुर के पठार के पलामू से निकलती है और फलुका के पास हुगली में नदी में जाकर मिल जाती है। बराकर, कोनार, जमुनिया इनकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। चेमियानडुंग, ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा से जाकर मिल जाती है, और दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुल्सी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बुरही, दिसांग इनकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, और परवरा, पूर्णा, मंजरी, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी इनकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती विजयवाड़ा के निकट बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट, प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा इनकी सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हेरांगो, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल ये सब इनकी सहायक नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भड़ोच में अरब सागर में गिर जाती है। बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देश, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सिमोदेवी सब सहायक नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के निकट से निकलती है, खंभात खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा तथा अनेर इसकी सहायक नदी है। लास्ट नदी है यहाँ पर महानदी दे रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहवा के निकट से निकलती है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम के 2 धाराओं में बंटकर बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब, जौक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर इसकी सहायक नदी है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर
खंभात खाड़ी में मिल जाती है यानी गिर जाती है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन फिर दे रखा हुआ है। क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, वो है बंगाल खाड़ी की। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, पटना बिहार में स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो खंभात खाड़ी में गिर जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो विश्वासघाती नदी का संज्ञा दिया हुआ है हुगली नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होती है, कश्मीर के बेरीनाग झरने से। हिमालयी नदी बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीप नदियाँ की प्रवाह मौसमी होता है। बारहमासी का मतलब 12 महीना बहती है। बाकी जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं वो एक्चुअली होता यूँ है कि वर्षा के मौसम में बहती है, बाकी वर्षा अगर नहीं हुई तो वो बहना बंद हो जाती है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है, तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। यहाँ पर कुछ नदी का नाम दे रखा हुआ है और उनके कह सकते हैं स्थित शहर का नाम दे रखा हुआ है। तो देखिए लेह नगर है सिंधु नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे, श्रावस्ती राप्ती नदी किनारे, कोटा चंबल नदी किनारे, पटना गंगा, वाराणसी गंगा के पास, गया फल्गु के नदी के पास। ठीक है, दिल्ली यमुना किनारे, फर्रुखाबाद गंगा किनारे, बैतूल ताप्ती के किनारे, बद्रीनाथ लखनंदा किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे, मथुरा यमुना किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र किनारे, पुणे इसके बाद मुथा नदी किनारे, चेन्नई अडियार के किनारे, कोलकाता हुगली किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र किनारे, पंडारपुर भीमा नदी किनारे, होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे, नेल्लोर पेन्नूरू नदी किनारे, इसके बाद तंजावुर कावेरी नदी किनारे और एक संभलपुर दे रखा हुआ है जिसका जो महानदी किनारे बसी हुई है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, फतेहपुर गंगा नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, तिलैया बराकर नदी किनारे, कटक महानदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, इटावा यमुना नदी किनारे, इसके बाद मंगलोर नेत्रवती नदी किनारे, विदिशा बेतवा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना संगम पर, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के किनारे, देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के किनारे, जमशेदपुर सोन रेखा एवं खरके नदी किनारे, ओरछा बेतवा नदी किनारे, भरूच नर्मदा नदी किनारे, अयोध्या सरयू या घाघरा नदी किनारे, विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा नदी किनारे, रावतभाटा चंबल नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, मंडी ब्यास नदी किनारे, लुधियाना सतलज नदी किनारे, पणजी मांडवी नदी किनारे, बक्सर गंगा नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे। इसके बाद जो बचा है रेस्ट में इधर है भुवनेश्वर महानदी किनारे, जबलपुर गंगा नदी किनारे, बलिया गंगा नदी किनारे, कन्नौज गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती किनारे, उज्जैन छिपरा किनारे, अहमदाबाद साबरमती किनारे, बेंगलुरु वृषभावती किनारे, हाजीपुर गंडक के किनारे, आगरा यमुना के किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे, धुबरी ब्रह्मपुत्र किनारे, सांची बेतवा किनारे, मुंगेर गंगा किनारे, ग्वालियर चंबल किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, मुरादाबाद ग्राम गंगा किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे, हरिद्वार गंगा किनारे, चांबा रावी नदी किनारे, गांधीनगर साबरमती किनारे, नांदेड़ गोदावरी किनारे, मदुरै बेगई नदी किनारे, हावड़ा हुगली किनारे, अजमेर लुनी नदी के किनारे। ठीक है, ये कुछ शहर था और कुछ शहर के साथ साथ में किस नदी किनारे बसा वो शहर इनके बारे में था। फतेहपुर प्रयागराज कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी किनारे स्थित प्रमुख नगर है। ठीक है, तो कौन कौन फतेहपुर प्रयागराज कानपुर बनारसी पटना गंगा
पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी किनारे स्थित प्रमुख नगर है। दोस्तों, ये था आज का चौथा वीडियो। ध्यान रखेंगे, हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। चलिए, वो पांचवा होगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।